क्या इंडिया भी म्यांमार बनने की राह पर है? जिस हिसाब से यहाँ पर हेट स्पीच बढ़ रही है। मुझे पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। तो हम जानेंगे पूरी डिटेल में आखिर क्या हुआ था रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी में, जब अरब के कुछ व्यापारी नाव से इस इलाके से गुजर रहे थे। तभी जो उनकी नाव होती है वो खराब हो जाती है। वो इसी इलाके में उतर जाते हैं रखाइन में और यहीं पर व्यापार करने लगते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। धीरे धीरे जो उनकी आबादी होती है वो यहाँ पर बढ़ने लगती है। ये चीज वहाँ का जो राजा होता है किंग बोधगया, उसको देखी नहीं जाती है। वो 1784 ईस्वी में अपनी सेना लेकर यहाँ पर आता है और अटैक करता है इन पर और पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ दिन तक तो ये वहाँ पर राज करता है, लेकिन ज्यादा दिन तक इसका राज नहीं चलता है, क्योंकि जो ये किंग बोधगया होता है 1824 में जो ब्रिटिश टेरिटरी होती है वहाँ पर घुस जाता है और उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया होती है वो 1824 ईस्वी में वॉर डिक्लेयर करती है और शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। ब्रिटिश के पास काफी ज्यादा पावरफुल सेना होती है, जिसकी वजह से वो इन पर अटैक करती जाती हैं और जो बर्मी सेना होती है वो देखते ही देखते पीछे हटने लगती है। ब्रिटिश इंडिया जो होता है वो रंगून पर कब्जा कर लेता है, धीरे धीरे पूरे इस म्यांमार पर कब्जा कर लेता है। अब जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनको थोड़ी सुकून की सांस आई, क्योंकि जो वहाँ का किंग था बोधगया वो उतना पसंद नहीं करता था इनको। उसके साथ ही जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे वो बंगाल से काफी ज्यादा लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर म्यांमार में काम करने के लिए। जिसके बाद इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही थी। जैसे ब्रिटिश इंडिया सारे देश को छोड़ छोड़कर जा रहा था, जैसे इंडिया आजाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान आजाद हुआ, तो 1948 में जो म्यांमार होता है ये भी आजाद हो जाता है, इसको स्वतंत्रता मिल जाती है। यहाँ जो रखाइन प्रांत के मुस्लिम थे, रोहिंग्या मुस्लिम, ये चाह रहे थे हमारा जो स्टेट है रखाइन, इसको पूर्वी पाकिस्तान में मिला लिया जाए, क्योंकि जो वहाँ के बौद्ध थे उनसे कम बनती थी इनकी। लेकिन जो जिन्ना होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो ब्रिटिश इंडिया से दुश्मनी नहीं लेना चाह रहा था, जिस वजह से वो इसको नहीं मिलाता है। ब्रिटिश लोग चले जाते हैं और जब 1948 में देश आजाद हुआ था म्यांमार, तो एक बिल भी पास हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट, जिसके तहत जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उन सबको नागरिकता मिली थी। उसी के साथ बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिमों ने चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन जो वहाँ का मिलिट्री जनरल था वो इनको कम पसंद करता था। उसने टाइम के साथ इन पे दबाव बढ़ाना शुरू किया और इनको अवैध रूप से बर्मा में आए लोग कहना स्टार्ट किया। आता है सन 1982, जब बर्मा के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, बर्मी सिटीजनशिप एक्ट, जिसके तहत रोहिंग्या मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और यही चीजें आगे चलकर एक बड़े दंगे की जड़ बनती है। इस कानून में साफ लिखा था अब से रोहिंग्या मुस्लिमों को न कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, न वोट देने का अधिकार है, न कहीं पर घूमने का अधिकार है। जिसके बाद उनपे धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। आता है सन 2012 ईस्वी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक साल था। यहाँ पर एक अफवाह उड़ती है, एक बौद्ध गर्ल के साथ गलत काम हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। जिसके बाद जो भीड़ होती है वो आती है और 10 मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग करके मार डालती है। जिसके बाद उनकी जान चली जाती है और इसका बदला जो रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं वो 7 दिन बाद लेते हैं। वो भी काफी ज्यादा पब्लिक लेकर जाते हैं, उन पर पत्थरबाजी और दोनों तरफ से राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों तरफ से मस्जिदों में आग लगाई जानी, घरों में आग लगाया जाना, चारों तरफ से ऐसा ही हो रहा था। ये राइट्स इतने ज्यादा बढ़े कि इसमें 200 लोगों की जानें चली गईं। जो वहाँ की बर्मीज आर्मी और पुलिस थी उन्होंने कर्फ्यू लगाया और कैसे भी कैसे करके इस चीज को कंट्रोल किया। जो वहाँ के बौद्ध के मॉन्क थे आसीन विराथू, वो 2013 आते आते मुस्लिमों के अगेंस्ट काफी खतरनाक भाषण देने लगे, जैसे मुस्लिम ये हैं, ये खुले में कुर्बानी करते, और भी कई चीजें। There are more than 1 million illegal immigrants, Muslim immigrants. मुस्लिमों के अगेंस्ट हेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। आता है सन 2013 ईस्वी, जब एक मुस्लिम गोल्ड की दुकान वाला और बगल उसके शॉप वाला, दोनों में नॉर्मली फाइट होने लगती है और ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, पूरे विलेज में फैल जाती है, जिसमें 40 लोगों की जान फिर से चली जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर ये हेट और ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी, जिसको देखकर वहाँ का एक बंदा होता है मोहम्मद जुनूनी, जो कि एक ग्रुप बनाता है ARSA
इसका मतलब था अरकान रोहिंग्या सॉल्यूशन आर्मी। इसका मतलब था कि ये आर्मी अब रक्षा करेंगी रोहिंग्या मुस्लिमों की। आता है सन 2017, जब ये सारी चीजें, हेट और क्राइम, सारी चीजें बढ़ जाते हैं, तो जो आरसा के लोग होते हैं, मोहम्मद जुनूनी और इनके साथ भी, वो सारे गन और बॉम्ब लेके जाते हैं म्यांमार में 10 पुलिस चौकियों पर अटैक करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग और बॉम्ब फेंकते हैं, सारी चीजें, जिसमें वहाँ लगभग 30 से अधिक पुलिस वालों की जान चली जाती है। अब जो बर्मा की गवर्नमेंट होती है वो इस चीज को आतंकवादी हमला बोलती है। जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम थे सबको आतंकवादी ऐसा कह के बुलाने लगती है और इस संगठन को तो खुले आम बोल रही थी। जिसके बाद जो वहाँ की आर्मी होती है बर्मा की, म्यांमार की, वो रोहिंग्या मुस्लिमों के घरों को जलाना स्टार्ट करती है और जो भी मिल रहा था उनको उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। देखते देखते उस इलाके में लाशें बिछने लगी। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पहाड़ों पर छुप कर अपनी जानें बचा रहे थे। वहाँ पर एक नदी है, उस नदी में वो तैरकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे नाव में आकर बच गए। वहाँ की आर्मी जो भी पानी में तैरकर बाहर निकल रहा था उस पे भी फायरिंग कर रही थी। बहुत सारी जो लाशें होती हैं वो पानी में तैरती हुई मिलती हैं। 2017 के इस दंगे में लगभग 9000 मुस्लिमों की जान जाती है और 7 लाख लोग इधर उधर भाग जाते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं और जो भी कंट्री उनको सेफ लग रही थी वहाँ पर वो चले जाते हैं। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप जो है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में है। अभी भी अरकान रोहिंग्या सॉल्यूशन आर्मी जो है उन पर अटैक करती रहती, वो भी उन पे फाइट करते रहते, दोनों उनका चलता रहता। लेकिन आज आप उस देश की हालात देख सकते, वहाँ की जीडीपी हर चीज खत्म हो चुकी है। वहाँ पे आज भी सेना का राज है। आप उस हिसाब से लगा सकते हैं अनुमान कि इंडिया किस दिशा में जा रहा है। वहाँ पर कितने हेट स्पीच हुए और आप इंडिया में भी देख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।